जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो हरनीत आंटी का है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गुरु जी, जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरे और मेरे प्यार के साथ यात्रा गुरु जी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी। गुरु जी ने जब हमें अपनी शरण में बुलाया तब हम दिल्ली आए थे 2001 में। उन दिनों अंकल सर्विसेज में थे, कोई ऐसा मौका नहीं था गुरु जी के पास जाने का। तो एक दिन हमें नारंग अंकल गुरु जी के पास लेके गए। उन्होंने हमसे कहा कि ये गुरु हैं, मिलना चाहोगे? हमने भी हाँ कह दिया। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मिलना चाहते। हमने कहा आप ले जाना चाह रहे हैं तो ज़रूर मिलेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हम एक सिख फैमिली से और हम गुरुद्वारे जाते हैं और बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी गुरु में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहिब को सब कुछ मानते हैं और मत्था सिर्फ वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने ही टिकेगा और कहीं नहीं टिकेगा। तो जब हम गुरु जी के पास गए और अभी हमने गुरु जी को प्रणाम ही किया तो नारंग अंकल मेरे आगे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि गुरु जी, उन्होंने हाथ के इशारे से बताया। मैं उनके पीछे खड़ी थी तो नारंग अंकल ने कहा कि गुरु जी, ये इतने में गुरु जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, इसे मिल भी चुका हूँ और इसके फादर से भी मिल चुका हूँ। एंड संगत जी, आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैं यही सोच में लग गई कि मेरे फादर तो गुरु जी को कब, कहाँ और कैसे मिले, क्योंकि गुरु जी ने बोला और हमें वहीं बैठा दिया। वहीं हमने चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया और मैं सारे टाइम गुरु जी की तरफ देखती रही और मैं पूरे टाइम यही सोचती रही कि मेरे फादर कब गुरु जी से मिले, क्योंकि मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वह कभी किसी गुरु से मिले भी थे। संगत जी, उस दिन जब हम गुरु जी के पास गए तो अंदर से कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, बस अंदर एक चाहत जाग गई थी कि बस हर हफ्ते गुरु जी के पास जाना है, मत्था टेकना है, उनके पास बैठना है। और तब हमें पता चला कि गुरु जी छोटे मंदिर में सिर्फ 4 दिन बैठते थे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 4 दिनों में से कोई एक दिन हम गुरु जी से मिल सकते थे। बड़ी मुश्किल से अंकल को मना करके हम लोग गुरु जी के पास वहाँ बैठे, उनसे मिले और वापस आए। बस ऐसे हमारा कनेक्शन बन गया। गुरु जी के पास जाना है, मंदिर जाना है। और एक बार जब हम गए तो पता चला कि मंदिर बंद है। तो हमने सोचा मंदिर बंद है तो गुरु जी कहाँ हैं? तो पता चला कि गुरु जी जलंधर में हैं। कब आएंगे गुरु जी? तो पता नहीं कब आएंगे गुरु जी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, गुरु जी की मर्जी जब आएंगे। हम बड़े अपसेट हुए कि आज जो गुरु जी के दर्शन भी नहीं हो सकते, घर वापस आ गए। और देखिए संगत जी, जब गुरु जी को आपको बुलाना होता है ना तो कैसे भी रास्ते बन जाते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हम चंडीगढ़ चले गए और वहाँ पर पता चला कि गुरु जी जलंधर में ही हैं और वहाँ से हम गुरु जी के दर्शन करने जलंधर भी चले। क्योंकि हम नए नए दिल्ली आए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी जॉब कर लूँ। अंकल तो ऑफिस जाते ही थे, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए थे। तो जलंधर मंदिर में जब हम गए तो मुझे याद है गुरु जी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। तो गुरु जी ने मुझसे पूछा किन आई है? मैंने कैसे आई है मतलब? तो मैंने कहा कि गुरु जी मैं ऐसे हरनीत हूँ। और तो गुरु जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। और फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि चल भाभी आ। जल्दी मैं गई तो गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया। और संगत जी, उन दिनों प्रसाद ऐसे मिलता कि आप चाहकर भी 2 हाथों में उन प्रसाद को समेट नहीं सकते थे। गुरु जी अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथ भर जाते थे और अंदर बैठ के आप खा नहीं सकते थे। प्रसाद खाने आपको बाहर जाना होता था। गुरु जी ने बहुत सारा कड़ा प्रसाद दे दिया था तो मैंने उस प्रसाद को बाहर ख़त्म करके फिर अंदर आके बैठी। गुरु जी ने मुझे फिर बुला लिया, फिर प्रसाद दे दिया। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे 4-5 बार प्रसाद दिया। चौथी बार जब गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया, जब मैं बाहर खाने के लिए गई तो मनी मन गुरु जी को बोला कि गुरु जी अब मैं नहीं खा सकती उस प्रसाद को। और गुरु जी, मैं इस प्रसाद को पर्स में रख ले रही हूँ, अब नहीं खा सकती मैं। और मैंने उस प्रसाद को टिश्यू में रैप करके पर्स में रख लिया। और जब मैं अंदर गई तो गुरु जी को कैसे पता चला कि मैंने खाया नहीं था? मैं अंदर गई तो दोबारा गुरु जी ने मुझे नहीं बुलाया और गुरु जी ने मुझे सीधे बोल दिया जाओ लंगर करो। पता नहीं कहाँ से कैपेसिटी आई संगत जी की, हमने लंगर भी किया इतना सारा प्रसाद खाने के बावजूद। फिर गुरु जी ने आज्ञा दी, बोले घर जाओ। और जाने से पहले मैंने गुरु जी को भी अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई। गुरु जी को कहा जा कल्याण की था। मैं वापस आई, मैंने कहा इंटरव्यू दिया था
वहाँ मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी ने मुझे वो भी दे दिया और ऐसे ही गुरुजी दिल्ली आ गए। तब हमने एक नियम बना लिया कि हम एवरी फ्राइडे गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ, बस अंकल को इतना विश्वास नहीं था, लेकिन वो जाते थे, मना कभी नहीं करते थे। वो ज़रूर यह बोला करते थे कि फ्राइडे शाम को जाएंगे, सैटरडे संडे मत बोलना जाने के लिए। तो बस हमारा ऐसे एक फ्राइडे का रूटीन बन गया गुरुजी के पास जाने का। बस हम वहाँ जाते हैं, रोज़ बैठते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी अपनी अलग अलग पोजीशन में बैठते हैं, कभी चौंकनी मार के बैठना, कभी पैर नीचे करके बैठना, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है गुरुजी के। और जब आज्ञा लेने का टाइम आता संगत जी, तो बहुत हिम्मत करके गुरुजी की उंगलियों को धीरे से टिप से टच करके हम लोग आज्ञा लेके जाते थे। मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने हाथों से गुरुजी के चरणों को छू लें। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जितना भी हम टच करते थे, उतने में ही हमारे हाथों में इतनी गुलाबों की खुशबू आती थी कि बहुत देर तक वो खुशबू बनी रहती थी और हम लोग बाहर खड़े होकर के अपने हाथों को सूंघ रहे होते थे इस खुशबू को लेने के लिए। तो मेरे अंकल कहते हैं कि तू ना जरूर अपने हाथों को ना गुरुजी के पैरों में रब करके आती है, घिस के आती है। मैंने कहा कि गुरुजी से बात करने की हिम्मत तक नहीं होती और मैं वहाँ बैठ कर के गुरुजी के पैरों को रब करूँगी, क्योंकि गुरुजी के चरणों में तो कोई ना कोई दबा रहा होता है। तो बोलते हैं अंकल नहीं तू तो रब करके आई है। तो एक दिन अंकल ने मुझे चैलेंज किया कि नहीं, अब मैं भी एक बार गुरुजी को अच्छे से हाथ लगा के आऊँगा, देखूँगा कि मेरे हाथों में आती है कि नहीं आती खुशबू। और मेरे अंकल ने ऐसा किया, लेकिन उनके हाथों से खुशबू नहीं आई। गुरुजी कहते थे अंकल हैं, क्योंकि हम जब भी उनके पास आए अपना लॉजिकल ब्रेन जो है, हमारे इफ़ और बट जो है वो सब छोड़ के गुरुजी के पास आए। जब तक हम लॉजिकल थिंकिंग करते रहेंगे तब तक हम गुरुजी में विश्वास नहीं कर पाएंगे। अंकल रेगुलर जाते थे गुरुजी के पास, लंगर भी छकते थे, लेकिन अभी उनका उतना विश्वास नहीं बना था गुरुजी के पास। एक बार संगत जी हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे और अभी हमें गुरुजी के पास आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने ट्रिप बनाया कि चलो घुमाते हैं। तो जाने से पहले मेरे मन में आया कि एक बार गुरुजी को बता के चलते हैं। तो मेरे अंकल बोलते हैं कि अरे गुरुजी को क्या बताना है, इसमें हम तो ट्रिप पे जा रहे हैं, इसमें गुरुजी ने क्या करना है। अब मैंने भी कुछ नहीं बोला। वीकेंड या फ्राइडे को हम जा रहे नहीं पाए क्योंकि हम तो ट्रिप पे जा रहे थे। तो ऐसे हम लोग ट्रिप पर निकल पड़े नैनीताल के लिए। और जैसे हम नैनीताल पहुँचे, हमारी रिजर्वेशन थी आर्मी के कैंप में। हमें वहाँ पता चला कि हमारी तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। अंकल ने बड़ा डिस्कस किया कि नहीं, मैंने तो लेटर भी भेजा था, यह भी हुआ था। और हमारे साथ एक फैमिली और थी, उन्होंने भी एग्री किया, क्योंकि संगत जी उस समय कोई इंटरनेट सुविधाएं इतनी होती नहीं थी, ईमेल वगैरह नहीं जा सकता था। तो हम लोगों ने लेटर लीक किया हुआ था। हमने बहुत डिस्कशन किया कि हमारी तो बुकिंग है, अब शाम का समय हो गया है। संगत जी हम दो फैमिली से, हम दोनों के दो बच्चे, 4 बच्चे हो गए। नैनीताल जैसी जगह पे जहाँ टूरिस्ट सीजन है, अगस्त का महीना है और दशहरे की वेकेशन थी। तो हमें यही लगा कि अब हमें जगह जगह जहाँ मिलेगी, बस ऐसे मन में गुरुजी को याद करना शुरू कर दिया कि गुरुजी कुछ मदद करो, अब हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की कि मन में हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे, एक कार आकर के रुक सकती है और उसमें से मेरी कॉलेज की फ्रेंड निकलती है और उसे देख के मैं बहुत हैरान हो गई कि तुम यहाँ कैसे। और मैंने बताया कि हमने तो रिजर्वेशन की थी और यहाँ तो पता चला कि रिजर्वेशन ही नहीं है, हम जाएं अब तक कहाँ जाएं। और जो मेरी फ्रेंड है, उनके जो अंकल है, उनके भी हस्बैंड है, वो पूरे एरिया के, पूरे नैनीताल के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा हम तो आगे जा रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी पर। तो कहा कि हमारे लिए तो एक पूरा स्वीट बुक है, आप लोग उसी में रह लो और हम दोनों को तो एक ही कमरा चाहिए, और इतने बड़े स्वीट में 2 कमरे और हैं, वो 2 कमरे आप लोग ले लीजिए। तो कहते हैं कि 1 रात के लिए तो मैं दे सकता हूँ, अगले दिन सुबह आप लोग अपना अरेंजमेंट कर लेना। संगत जी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जब कभी भी कोई भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हल निकाल कर आपको ज़रूर देते हैं। और अच्छे तरीके से हमने रात गुजारी यहाँ पर, सेफली उन बच्चों के साथ रहे। अगले दिन अंकल रूम ढूंढने के लिए गए तो होटल भी मिल गया, जगह भी रहने को मिल गई और हमारी ट्रिप बहुत अच्छी निकली। ट्रिप से जब हम वापस आ रहे थे, जब हम हिल साइड से नीचे आ रहे थे, तो रास्ते में हमें भूख लगी। तो हमने ढाबे में गाड़ी रोकी और खाना खाने बैठे। वहाँ गन्ने के पेड़ थे, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। अंकल कहते हैं कि मुझे ना थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं ज़रा थोड़े कपड़े बदल के आता हूँ। अंकल ने कपड़े वगैरह बदले, हमने खाना खाया और फिर निकल पड़े और हम दिल्ली आ गए। बस अगले
जब फ्राइडे आया तो हम गुरुजी के पास गए, उनके श्री चरणों में हमने माथा टेका, गुरुजी को थैंक यू करा। तकरीबन 1 महीने बाद अंकल अपने ऑफिस में अपनी सर्विसेज में थे, उन्हें फ़ोन आता है, संगत जी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एक आर्मी ऑफिसर के लिए उनका आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ़ोन पर उन्होंने सज्जन से कहा कि आपका आईडी कार्ड क्या आपके पास है? तो अंकल जी ने कहा हाँ मेरे पास ही होगा। तो उन्होंने कहा ज़रा चेक करो। जब अंकल ने अपना पर्स खोला जहाँ वे हमेशा आईडी कार्ड रखते थे, वहाँ देखा तो देखते हैं कि वहाँ आईडी कार्ड है ही नहीं। उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि आईडी कार्ड का गुमना मतलब बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो फिर उधर से फ़ोन पर पूछा कि क्यों आपको अपना आई कार्ड मिला? अंकल ने कहा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप मेरे ऑफिस आइए, आपका आईडी मेरे पास है। अंकल तो उसी वक्त दौड़ते हुए उनके ऑफिस गए। ऑफिस में आकर के पूछा कि मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? तो उन्होंने पूछा कि आप अभी बीच में कहीं गए थे? तो अंकल ने कहा हम लोग नैनीताल गए थे ट्रिप पर। तो उन्होंने बोला कि कहीं रास्ते में आईडी कार्ड गिरा था या फिर याद करो आपने कहीं से निकाला था? तो मेरे अंकल कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी याद नहीं है। अब क्या क्या हुआ है संगत जी, आईडी कार्ड को एक एनवलप में जिसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था कि अंकल का नाम लिखा हुआ है डिफेंस हेडक्वार्टर, और उसके आगे एनवलप, इसके अलावा एनवलप पे कुछ भी नहीं लिखा था। और ये गुरुजी की मेहर है संगत जी की आईडी डिफेंस हेडक्वार्टर में पुलिस में जो उनका एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आया, और डिपार्टमेंट में आने के बाद यह आईडी कार्ड उनके हाथ में गया। तो अंकल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिन्होंने वो लेटर खोला और अंकल का आईडी उन्हें मिला और उन्होंने अंकल को दे दिया आईडी कार्ड। अब ना किसी को खबर हुई ना किसी को पता चला कि अंकल का आईडी कार्ड गुम गया, गिरा कहाँ था उस ढाबे पर, क्योंकि उनको ये यह पता नहीं था कि हम क्या हैं। हम वहाँ रुके थे, उन्होंने उस एनवलप के ऊपर डिफेंस हेड क्वार्टर लिख के बस लेटर पोस्ट कर दिया। और हमने बड़ी मेहर सिर्फ एक गुरुजी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तब अंकल को ख्याल आया कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो उनके पूरे करियर पे इफेक्ट कर सकता था, गुरुजी ने इस बात को इतने अच्छे से आराम से सॉल्व कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं। हमें आज तक कहीं जाने से उसके बाद हमने मन में ठान लिया कि अब कहीं भी जाना हो गुरुजी को बताए बगैर नहीं जाना। संगत जी एक बार मैं चंडीगढ़ जा रही थी अपने लॉस के पास, तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। अब गुरुजी को तो सब कुछ पता है, तो गुरुजी कहते हैं तो फिर अंकल की करेंगे। मैंने कहा गुरुजी वो तो यहीं पर है। तो अंकल ने गुरुजी ने अंकल की तरफ देखा और कहा कि फिर यहीं आते रहना, रोज़ यहीं आओ। तो मुझे बाहर निकल के अंकल बोलते हैं ये क्या कर दिया तुमने, मैं रोज़ थोड़ी ना गुरुजी के पास जाऊंगा, और तुम चाहती हो मैं रोज़ लंगर खाने चला हूँ और मैं नहीं जा सकता। उस दिन हमारी बड़ी बहस हुई, पर जाते समय मैंने कहा गुरुजी ने आपको बोला है रोज़ आने को। तो अंकल बोले ठीक है देखूंगा सोचूंगा। यही चलता रहा। अगले दिन रात को जब मैंने फ़ोन किया और मैंने पूछा कि हम गुरुजी के पास मंदिर गए, तो कहते नहीं मैं तो नहीं गया, मैं क्लब में हूँ आज अंकल उस बारे में सोचते हैं कि पता नहीं गुरुजी को उस समय क्या ब्लेसिंग मुझे देनी थी। गुरुजी ने क्यों बोला था अंकल को तुम लाना और रोज़ आना। शायद गुरुजी को पता भी नहीं था कि अंकल जी नहीं आएंगे, तो शायद अंकल को टेस्ट करे थे, क्या हम कुछ भी नहीं जानते। पर गुरुजी ने उस दिन गुरुजी की बात नहीं मानी, और आज भी अंकल बोलते हैं कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया उस दिन के मुझे गुरुजी ने बताया और कार में गुरुजी ने बुलाया और मैं गया नहीं। और संगत जी जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ही और भी तरह बहुत से सत्संग हैं। अंकल को गुरुजी ने लाइफ भी बख्शी, बच्चों की पढ़ाई करियर सब कुछ देखा। गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी संस्कृति स्कूल में भी पढ़ती थी, तो मैं कहती थी कि मेरी छोटी बेटी का भी एडमिशन यहीं पर हो जाए। बहुत बार सुना था कि गुरुजी को बच्चों की एडमिशन्स भी बड़े आसानी से करा देते हैं। उसने एग्ज़ाम दिया और जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया पूरी होप थी कि बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। हम तो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी तो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि बच्चों का एडमिशन ना हो। और जैसे ही उसमें उनकी लिस्ट देखी तो देखा उसका नाम ही नहीं था लिस्ट में। अब शाम को मंदिर गए, गुरुजी ने हमें पूछा कि नहीं बता नहीं सकते कि गुरुजी ऐसे क्यों नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है संगत जी कि मैं वहाँ बैठे बैठे रोई जा रही हूँ, गुरुजी अपनी में आपने मेरी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं कराया। और मैं वो जानती थी कि मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएं। बस यही बात है कि हमारा संगत जी हम लोगों को ना संगत गुरुजी आपने मेरी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं कराया। और मैं बहुत चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएं। बस यही बात है संगत जी कि हम लोगों को ना संगत जी बहुत नियर का ही फ्यूचर नज़र आता है, लेकिन गुरुजी सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, ना जाने कितने अगले जन्मों को देख लेते हैं। बेटी की स्कूल में एडमिशन नहीं हुई, उसके दूसरे स्कूल में एडमिशन हुई क्लास 8 में। जब वह गई तो उसे हॉस्टल में भेजा, शिमला हिल्स में बेटी हॉस्टल में चली गई। उसे वहाँ क्या एक्सपोजर मिला, शी स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। वहाँ पर नेशनल टीम जो बनी थी हिमाचल की, उसमें उसे अपॉर्चुनिटी मिली
वह स्टेट लेवल पर जीती। फिर वह नेशनल लेवल पर जा कर के उसने खेला, वह नेशनल के टूर्नामेंट्स में जीती। और जब रोज़ वो वापस दिल्ली आई कॉलेज के एडमिशन के लिए, कॉलेज के एडमिशन उसके लिए इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उसने बहुत कुछ खेला हुआ था, नेशनल खेली थी, बहुत सारे स्टेट लेवल के चैम्पियनशिप जीती थी। मेरी बेटी जिस कॉलेज में रहती थी उसका एडमिशन हो जाता और यह कहा करती थी कि मुझे स्टीफन्स नहीं चाहिए। स्टीफन्स वाले कॉलेज ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, एक इंटरव्यू दिया, वहाँ देख के वापस लौट कर आ गई, कहा नहीं करना मुझे यहाँ पर। और कहने लगी अब मुझे तो अब जाना ही नहीं है यहाँ पर, मैं उसी कॉलेज में जाऊँगी जो मुझे मेरे सब्जेक्ट देगा। और ऐसे लेवल तक ले जाना सिर्फ गुरुजी के ही हाथ में था। आपके हाथ में खुद के पास इतनी चॉइस हो कि मुझे किससे जाना है, कि मुझे किस में जाना है किस में नहीं, ऐसी गिरबत तो सिर्फ गुरुजी कर सकते थे। और अगर वही गुरुजी उस दिन मेरी बात सुन लेते और इसे संस्कृत में एडमिशन मिल जाता, शायद उसका करियर ऐसा होता ही नहीं, शायद इसके कॉलेज के एडमिशन बहुत मुश्किल होती। इसलिए गुरुजी हमें वही करा देते हैं जो हमारे लिए राइट है, हमारे लिए सही है। शायद उस वक्त हमें लगे ना लगे कि यह जो हो रहा है हमारे साथ वह सही हो रहा है या नहीं, हो सकता है हमें गलत लगे, लेकिन गुरुजी वही देंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इधर फैमिली हम लोग ट्रिप लेने लगे थे लंदन के लिए, अब्रॉड जा रहे थे। हमने सोचा था लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, ऐसा थोड़ा घूम फिर के यूरोप पूरा घूम फिर के आएंगे। वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, सारी एडमिशन ले लिए, पैकेजिंग भी हो गई, सारी तैयारी हो गई, बुकिंग हो गई, सब कुछ, और बस हमारा वीज़ा नहीं आ रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि लंदन का यूरोप वीज़े का तो बहुत जल्दी आ जाता है, और हमारा तो 1 महीना हो गया, वीज़ा ही नहीं आ रहा था। और मंडे मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी, फ्राइडे से हमारे लिए लास्ट डे था और फ्राइडे तक हमारा वीज़ा नहीं आया। फ्राइडे रात में बैठ के सारी रिजर्वेशंस कैंसिल की, सारी बुकिंग कैंसिल की, सारी टिकट्स कैंसिल करवाई, सब कुछ कैंसिल हो गया, पैसे का लॉस भी हुआ, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं आया। बच्चे बड़े उदास हो गए, बच्चे बोलने लगे गुरुजी आपसे एक ही चीज़ मांगी थी वह भी आपने नहीं दी। बच्चे बड़े डिसअपॉइंटेड, हम भी डिसअपॉइंटेड, बस अब ये सब कुछ कैंसिल हो गया, सब लोग अपना बैक टू वर्क हो गया। अब अंकल जी थर्सडे को छुट्टी हुआ करती है, बच्चों की तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और बच्चों और मेरा भी काम शुरू हो गया था। अंकल तो जा ही रहे थे काम पर, तो थर्सडे को छुट्टी थी अंकल की, तो उन्होंने बड़ी बेटी को बोला कि चलो मैं तुम्हें कार सिखाता हूँ। उसे ले गए, उससे कुछ सिखाया, उससे सब कुछ सिखाया, ये ब्रेक है, ये एस्केलेटर है, अपनी तरफ से सब कुछ आपको कार में सिखाया। और उसे कहा कि जस्ट एक बार इंजन ऑन करके देगा, और उससे उन्होंने कहा कि जस्ट एक बार इंजन ऑन करके देगा, और इससे इंजन घुमाया और उसका दोनों पैर पूरी ताकत से एस्केलेटर पे थे। कार एकदम बुलेट की स्पीड से चली और इसने अपनी राइट में टर्न कर लिया और कार सीधे वहाँ पर एक वॉल में जाके घुस गई। कार पूरी तरह स्मैश हो गई। जब मैं स्कूल से आई तो देखा कार पूरे तरीके से फिनिश हो गई थी, पूरे तरीके से। मैं दौड़ते ऊपर आई कि आज हुआ क्या है हमारे घर में। देखो ऊपर आके तो अंकल के सिर पे बहुत बड़ा बैंडेज बंधा हुआ था और बेटी एक कोने में बैठी घबरा के रोए जा रही थी। अंकल ने कहा मैं गाड़ी सिखा रहा था, पैर एस्केलेटर पे था, गाड़ी दौड़ रही थी। और संगत जी दोनों नई सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। बेटी को जब चेक किया तो संगत जी, तो मैंने इसको बस माइनर से मार्क्स थे चेस्ट पे और आर्म्स पर, बाकी उसे कोई चोट नहीं, स्क्रैच नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं। और अंकल को हॉस्पिटल ले गए तो इनमें से उनको भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं थी, बस इनका जो लेफ्ट वाला ईयर था उसके लॉ पर एक बड़ा सा कट आ गया था, थोड़ा सा फोरहेड और उस पर कट गया था। इतने बड़े एक्सीडेंट में संगत जी हम दोनों की बस यही सी इंजरी थी। और अंकल जब हॉस्पिटल से सारा बैंडेज वगैरह करवा के आए, बड़ी वाली बेटी बैठ के रोए जा रही थी कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा आपको पता है कि आज हम कहाँ थे, अगर हम ट्रिप पर गए होते तो मैंने कहा आज लंदन में ही होते। तो कहने लगे कि नहीं आपने आज के ही दिन बुकिंग की थी, तो और वहाँ से गाड़ी हायर करके ड्राइवर करके जाने वाले थे, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट होना, और यही कारण था हमारा वीज़ा आया ही नहीं। और अगर यही एक्सीडेंट लंदन में हुआ होता तो इसके लिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा भयानक होती। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी कृपा की कि वीज़ा ही नहीं दिया, और जो होना हो हिंदुस्तान में ही हो और बहुत कम से चीज़ निकल जाए। इतनी दूर तक का देखना एक गुरु ही कर सकता है, गुरु ही आपकी रक्षा कर सकता है। और इस एक्सीडेंट के बिल्कुल एक दिन के बाद हमारा वीज़ा आ गया। और यह बात और है कि हमने उसके 3 महीने बाद फिर से प्लानिंग फिर की, ट्रिप बनाया और हम होके आए। ओनली द गुरु नोज कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब मैंने यह तो बता दिया कि हम लोग लंदन भी पहुंच गए, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आपको यह भी बताना चाहूँगी गुरुजी हमारा बाहर भी बहुत ध्यान रखते हैं। जब हम लोग लंदन में थे तो वहाँ पता लगा किसी के घर का सत्संग है, तो हम वहाँ खुश हो गए कि चलो आज हम गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाएंगे।
हम लोग मेट्रो से गए और हम लोग जैसे स्टेशन पर उतरे, नॉर्मली अंकल कभी किसी से कुछ पूछने लगते हैं। अंकल के दिमाग में पता नहीं क्या आया, एक लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो अंकल ने लेडी से पूछा कि इज दिस यू गो टू। उसने ऊपर देखा, ना कोई रिएक्शन दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों पूछते हो लोगों से, आपको पता है यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। इतने में एक ट्यूब आए, वहाँ एक लड़का खड़ा था, अंकल ने उससे भी पूछा इज दिस ट्यूब गो टू वेंची, वो तो जवाब दे। उससे पहले ही छोटी बेटी जो थी वो आगे बढ़ गई। जब छोटी बेटी की जिम्मेदारी मेरी थी और बड़ी बेटी की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की थी, तो वो चढ़ी तो मुझे चढ़ना ही था और मैं चढ़ गई। और जैसे ही उस लड़के ने बोला कि येस दिस ट्यूब विल गो, इतने में अंकल बढ़ चढ़े ट्यूब पर और उस बदतमीज जल्दबाजी में उन्होंने बड़ी बेटी का हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही हस्बैंड अंदर चढ़े, ट्यूब का दरवाज़ा बंद हो गया। हम देखते हैं कि हम दोनों ट्यूब के अंदर हैं, बेटी स्टेशन पर खड़ी रोए जा रही है। और तब हमें नहीं पता कि वहाँ पर एक इमरजेंसी बटन होता है, वो प्रेस करने से वो दरवाजे खुल सकते हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं नेक्स्ट स्टेशन उतरता हूँ और वापस उसको बेटी को लेके आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। हम तो फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, हम बीच में कहीं नहीं उतरेंगे, मैं और मेरी छोटी बेटी हम तो हमारी जगह पे पहुँच गए। और अंकल जब उसे दोबारा लेने के लिए गए उस स्टेशन पर, तब जाकर देखते हैं कि बेटी वहाँ पर थी ही नहीं। वह बहुत घबरा गए अंकल। फिर वहाँ पे जो पुलिस के गार्ड थे उनसे पूछा, तो गार्ड ने कहा कि कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे सारे स्टेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको उधर जाना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए। और वहाँ पे इतना आसान नहीं होता संगत जी, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक प्रोसेस से जाना होता है। और इतने में मैं और मेरी बेटी तो फ्रेंच लीवर्ड पहुँच चुके थे। हम लोग वहाँ स्टेशन पर बैठे हुए थे और हम वहाँ स्टेशन देख रहे थे। एक ट्यूब गई और जैसे ही दूसरी ट्यूब आती है, हम देखते हैं कि हमारी बड़ी बेटी वहाँ से निकल के हमारी तरफ आ रही है। तब तो इसे देख के बड़े हैरान हो। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ कैसे पहुँची। तब बेटी को कहती है जब आप लोग की ट्यूब निकल गई हो, तब मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट था, मैं रोई जा रही थी और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ गुरुजी मुझे बचा लो, और अब मुझे यहाँ से कौन देखेगा, प्लीज़ गुरुजी मुझे हेल्प करो। तो कहती है जो लेडी जिससे पापा ने पूछा था, वो उठती है और कहती है आई डोंट क्राई, आई नो योर पेरेंट्स, मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। वो लेडी मेरी बेटी के साथ में ट्यूब में बैठी और जैसे ही हमारा स्टेशन आया वो नहीं उतरी। उसने कहा मेरी बेटी को कि वो तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। अब संगत जी बेटी की तो वो तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हैं। अब संगत जी सोचने वाली बात है, जिस लेडी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। जब मेरे अंकल ने उससे बात की, उसने हमारी तरफ देखा कि हमने उसे कैसे पहचाना, कैसे वह मेरी बेटी को लेकर के यहाँ तक आई, हम तक पहुँचाया। और मैं उसके पास गई भी नहीं थी, अंकल ही गए थे। और अंकल तो हमारे वह जब हमारे स्टेशन पर थे ही नहीं, और स्टेशन पे मैं और मेरी छोटी बहन ही थे, तो कैसे पहचाने। और कहा कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं सिर्फ उतना ही। और वही मेरी बेटी को मुझ तक पहुँचा के गए। जैसे अंकल के साथ कनेक्ट हुआ, अंकल को बताया, दौड़ते हुए स्टेशन पर आए और वो भी सुनकर बहुत दंग हुए कि हम लोगों ने बहुत आराम से गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, शुक्राना किया गुरुजी का। तो सत्संग भी ऐसे ही संगत जी हमारे पास हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ गुरुजी ने हमें पल पल मदद की है। उनका तो प्लान है फ्यूचर में जो होने वाला है वह सब कुछ उन्होंने हमें बताया। एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करूँगी। जब अंकल अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो डीडीए के फ्लैट होते हैं, ये जो डीडीए के फ्लैट जो गवर्नमेंट निकालती रहती है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। और क्योंकि हमारा दिल्ली में कोई घर नहीं था, तो अंकल ने कहा कि चलो एक बार अपन इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा नहीं हुआ और सेकेंड टाइम जब हमारा दोबारा हम लोग अप्लाई करने लगे, तब गुरुजी को हमने बहुत अरदास की कि अंकल हमें बाद में बताया कि जब अप्लाई कर रहे थे उन्होंने गुरुजी से बहुत अरदास की, लेकिन जब ड्रॉ निकल के आया तब हमारा नाम नहीं था। और कुछ 1 साल बाद अंकल उसी फ्लैट को देखने के लिए गए जिस फ्लैट के लिए वो गुरुजी से बहुत अरदास कर रहे थे, लेकिन हमें रेंट पर घर चाहिए था। और अंकल उस दिन डीडीए के फ्लैट देखने गए। जैसे ही फ्लैट घर आके एक्चुअली अंकल गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर बहुत रोए, कहा कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे यह फ्लैट्स नहीं दिखाए, लेकिन मैं आपसे कभी ऐसे फ्लैट में रह ही नहीं पाता, बिकॉज गुरुजी नोज व्हाट वी वांट। गुरुजी चाहते हैं कि हम वहाँ कंफर्टेबल रह सकते हैं, और गुरुजी यह भी जानते हैं कि हमारी रिटायरमेंट क्या है। और अगर संगत जी गुरुजी हमें वो फ्लैट दिलवा देते तो आज हमारी लाइफ बहुत मेमोरेबल होती। यहाँ एडजस्ट कर ही नहीं सकते। ये तो बहुत छोटा सा फ्लैट था, उसमें हमें कभी खुशी मिली ही नहीं। संगत जी मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि
यह मेरे फादर से मिले हुए थे। मेरे फादर जब गुरुजी के पास गए, उन्हें माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि आते रहा करो। मेरे फादर गुरुद्वारे जाया करते थे और गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने अपने कमरे में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, पर वह रेगुलर गुरुजी के पास जाते नहीं थे। जब मेरे फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, उसके कुछ महीने पहले गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और मेरे फादर का चंडीगढ़ से दिल्ली आना हुआ। ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं हो रही थी, इसके लिए फ़ोन लगाए गए, ट्रेन की टिकट अवेलेबल हो गई। वहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। अब मंडे का दिन था, हम लोग पेरेंट्स को लेकर के गए बड़े मंदिर और हमने लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद सब मिला। और उस दिन जब हमने फादर को लेकर गए सोमवार के दिन, उस दिन हमें समोसा लंगर प्रसाद के साथ ही इमरती प्रसाद में मिला और इमरती मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। गुरुजी ने मुझे बुलाया, उन्हें अपने पसंद का। उस दिन हम अपने फादर को लेकर के गई सोमवार के दिन। उस दिन हमें समोसा लंगर प्रसाद के साथ इमरती प्रसाद में मिला। इमरती मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया, उन्हें अपनी पसंद का प्रसाद दिया। संगत जी, जब हम लोग खा रहे थे तो फादर कहते हैं, तुम्हें रोजेस की खुशबू नहीं आ रही, पर कितनी तेज़ रोजेस की खुशबू आ रही है। हम लोग साथ में बैठे हुए थे, मैं, मेरी मदर और सब संगत बैठी हुई थी, किसी को खुशबू नहीं आ रही थी। धीरे धीरे रोज़ फादर मंदिर आने लगे और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने उन्हें बहुत ही पीसफुली अपने पास बुला लिया। ऑब्वियस हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उस वक्त मेरे फादर की कोई ऐसी भी तबीयत खराब नहीं हो सकती कि उन्हें सडन हार्ट अटैक आ गया, बट गुरुजी ने उन्हें सफ़र नहीं करवाया। उन्होंने एक दिन की सफरेंस नहीं देखी और मेरी मदर 1 साल से पैरालाइज्ड है, उनका सारा काम मेरे फादर किया करते थे। जैसे ही फादर की डेथ हुई, मेरी मदर को लगा जैसे उनका पूरा हाथ भी चला गया है, एक हाथ से काम कर ही नहीं सकती। गुरुजी ने मेरी मदर को इतनी हिम्मत दी कि वो अकेले रह भी गई। उन्होंने सारा काम अकेले ही किया। जब भी हम यह बोला करते कि मम्मी चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली आ जाओ हमारे पास रहने के लिए, तो कहा करती थी कि क्यों, टेंशन की क्या बात है, गुरुजी है ना मेरे साथ। गुरुजी ने मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दी। काफ़ी साल तक मम्मी चंडीगढ़ में अकेली रही पूरी हिम्मत के साथ। यह बात हो रही थी कि हमने बाद में उन्हें चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया। बस संगत जी, इसी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने हमारी लाइफ में किए हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें पल पल संभाला है, पल पल ब्लेस किया है। बस अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी अगर चाहेंगे तो मैं जल्दी अपना और सत्संग जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग का एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे हम। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उनके पास एक मंगल नामक व्यक्ति काम करता था। मंगल बहुत ईमानदार था। सेठ मंगल पर बहुत विश्वास करते थे। सेठ अपने सभी महत्वपूर्ण काम सदैव मंगल से करवाते थे। मंगल भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, सिमरन, सत्संग आदि में मगन रहता था। एक दिन मंगल ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, मंगल, मैं तो संसारी आदमियों से दैव व्यापार के काम में व्यस्त रहता है, इस कारण मैं कभी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं जा पाता और मैं इस लाभ से वंचित रह जाता हूँ। तुम जा ही रहे हो तो ये 100 मुद्राएं मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। मंगल ने सेठ से 100 मुद्राएं ली और श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद मंगल श्री जगन्नाथपुरी पहुँच गया। मंदिर की ओर जाते समय उसको रास्ते में बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन बड़ी लगन से करते हुए दिखाई दिए। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल का नारा चारों ओर गूंज रहा था। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। मंगल भी वहाँ रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजनों की ओर सूख गए थे तथा वे भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। मंगल ने सोचा, क्यों ना सेठ की दी कोई 100 मुद्राओं से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन 100 मुद्राओं में से उन सबके भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने की व्यवस्था में उन 100 मुद्राओं में से 98 मुद्राएं खर्च हो गई। जब उसके पास केवल 2 मुद्राएं बच गई, उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये 2 मुद्राएं जगन्नाथ जी के मंदिर के श्री चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कहूँगा सर वह मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दी हैं। सेठ यह नहीं पूछेंगे कि कितनी मुद्राएं चढ़ाई, मैं बोल दूंगा कि मुद्राएं चढ़ा दी हैं। झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। इसके बाद मंगल ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कर अंत में उसने सेठ की 2 मुद्राएं श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में चढ़ा दी। वह बोला, यह जो मुद्राएं सेठ ने भेजी हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए। बोले, सेठ तुम्हारी 98 मुद्राएं मुझे मिल गई हैं। इतना कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए।
अब सेठ सोचने लगे मंगल तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 मुद्राएं भगवान को कम चढ़ाई। उसने 2 मुद्राओं का क्या किया, ऐसा विचार सेठ करता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद भक्त अपने गांव वापस लौटा और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, मैंने मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दी? मंगल बोला, हाँ जी मैंने चढ़ा दी है। तब सेठ ने कहा, पर तुमने तो केवल 98 मुद्राएं क्यों चढ़ाई, 2 मुद्राओं का क्या किया? तब मंगल ने सेठ को सारी बात बता दी। उसने 98 मुद्राओं में से संतों को भोजन करा दिया था और भगवान जी के चरणों में 2 मुद्राएं चढ़ा दी थी। सेठ बहुत खुश हुए, वह मंगल के चरणों में गिर पड़े और बोले, मंगल तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे भी जगन्नाथ जी के दर्शन यही बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई इफ्ता नहीं है, भगवान को यह 98 मुद्राएं स्वीकार है। उसके भक्तों को संतों को भोजन कराने में खर्च की गई। संगत जी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति प्रिय जगन्नाथ जी अर्थात माधव भगवान को भक्ति प्रिय है, वह भक्तों के पास होती है, इसलिए भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति और सेवा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान उस पर अपने भक्तों से पहले कृपा करते हैं, इसलिए भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।